हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विथ मिस्ट्री। और मैं हूं आपका एजुकेटर महफूज आलम। और उम्मीद करता हूं कि आपका स्टडी अच्छा चल रहा होगा और मेरे बताए हुए लेक्चर से, मेरे बताए हुए वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज हम लोग जो फ्रांस का जो हिस्ट्री है उसको टोटल कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मेरा जो प्रीवियस जो वीडियो था, मेरा प्रीवियस जो लेक्चर था वो 1815 तक था कि नेपोलियन कैसे डेफीट हो जाता है, कैसे हार जाता है, और फिर वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कंजर्वेटिविज्म कैसे आ जाता है। तो आज हम लोग 1815 से आगे बढ़ेंगे, 1815 से आगे बढ़ेंगे और 1848 में कैसे फ्रांस जो है सेकेंड टाइम रिपब्लिक बनता है, उसके बीच की पूरी घटनाओं के बारे में आज मैं डिस्क्राइब करूंगा, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 1815 से लेकर के 1848 के बीच फ्रांस के अंतर्गत क्या हुआ। तो मैं बताना चाहता हूं 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट जो ब्रिटेन, रसिया और ऑस्ट्रिया के सेना के द्वारा पराजित हो गया, डिफीट हो गया। उसके बाद फ्रांस के अंदर जो शासक बना, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो बर्बन डायनेस्टी का था। बर्बन डायनेस्टी का था। और उस जो किंग था, उस किंग का नाम मैं यहां पे लिख दे रहा हूं मैं। तो उस किंग का नाम किंग लुइस एटीन था। जो बर्बन डायनेस्टी का वो किंग था, लोगों ने एक बार फिर पुराने जो ट्रेडिशन था, वहाँ का जो वंश था बर्बन डायनेस्टी, उसी में विश्वास जताया। और जताने के बाद किंग लुइस 18 को शासक बनाया उन्होंने। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि किंग लुइस 1815 में शासक बना और ये 1815 से लेकर के 1824 तक फ्रांस पे हुकूमत किया। और फ्रांस पे हुकूमत करने के बाद उसके शासनकाल में क्या चेंजिंग आया, उसके बारे में बताना चाहूंगा। गाइस थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या उसके ऊपर चेंजिंग आया। उसने पार्लियामेंट को क्रिएट किया और ये पार्लियामेंट बाइकैमरल था, जिसके अंदर दो हाउस को बनाया। एक था पियर्स और दूसरा था डेप्यूटीज। जो डेप्यूटीज था, जो हाउस था, जो फ्रांस के अंतर्गत बनाया गया था 1815 के बाद, जिसके अंतर्गत जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते थे। जबकि पियर्स में राजा अपने पसंद के कुलीन लोगों को नॉमिनेट करता था। आप समझ रहे हैं? किंग लुइस 18 ने बाइकैमरल पार्लियामेंट को क्रिएट किया, जिसके अंतर्गत पियर्स एक हाउस का नाम रखा और एक का नाम रखा डेप्यूटीज, जिसके अंतर्गत डेप्यूटीज के अंतर्गत जो है क्या बोलते हैं, जनता के रिप्रेजेंटेटिव जिसमें जाते थे। और पियर्स के अंतर्गत राजा कुलीन लोगों को नॉमिनेट करता था। अब आगे बढ़ते हैं। 1824 में 1825 में जो किंग लुइस 18 था, वो बाय नेचुरल उसका डेथ हो जाता है और फिर फ्रांस की गद्दी खाली हो जाता है। जब फ्रांस की गद्दी खाली हो जाता है तो नया शासक कौन बनता है? 1824 में जो शासक बनता है
उस शासक का नाम था चार्ल्स 10। चार्ल्स 10 शासक बनता है फ्रांस का, और ये 1824 से लेकर के 1830 तक हुकूमत करता है। 1824 से लेकर के 1830 तक ये चार्ल्स जो है हुकूमत करता है, जो लुइस 18 के डेथ करने के बाद सत्ता में आता है। और सत्ता में आने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि मात्र 6 साल के अंदर में इसलिए कई सारा कदम उठाता है। और ये जो कदम उठाता है ये एक मिस्ट्री है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये आपके 10th के सीबीएसई एनसीईआरटी किताब में नहीं दिया है। नंबर वन जो स्टेप उठाता है, एक बार फिर वह एक डिक्टेटर, एब्सोल्यूट मोनार्की बनकर के उभर के सामने आता है, और वो डिक्लेयर करता है कि मेरे अधिकारों पे अंकुश नहीं रहेगा, कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा, और मैं मनमाना कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। नंबर 2, कलर्गी को एक बार फिर वो जीवित कर देता है और ये ऐलान करता है कि कोई भी शख्स जो चर्च के खिलाफ बोलेगा, अगर बाइबल के खिलाफ बोलेगा, अगर पादरी के खिलाफ बोलेगा, तो उसे डेथ ऑफ पेनल्टी दिया जाएगा, यानी कि मौत की सजा सुनाई जाएगी। यानी कि कोई भी शख्स चार्ल्स 10 के हुकूमत में चर्च के खिलाफ आवाज उठाता था, उसे डेथ पेनल्टी दिया जाता था, यानी कि मौत की सजा सुनाया जाता था। नंबर थर्ड जो उसने स्टेप उठाया था कि उसने जो नोबेल्स थे उनको एक बार फिर बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। किसने? चार्ल्स ने। उसके बाद जो प्रेस था उसके ऊपर उसने लगाम लगा रखा था। तो इन तमाम वजहों के चलते जो फ्रांस की जो जनता थी, फ्रांस की जो पीपल थे, उन लोगों ने एक बार फिर यूनाइट होना शुरू किया, और यूनाइट करने के बाद एक जुलाई रेवोल्यूशन हुआ। रेवोल्यूशन कब? 27, 28, 29। ये कब हुआ था? 1830 में। 1830 में जुलाई रेवोल्यूशन हुआ, जिसके अंतर्गत जो चार्ल्स 10 था उसको अपने सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। यानी कि चार्ल्स 10 को उसके शासन से एब्डिकेट कर दिया गया, हटा दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। 1830 में क्या हुआ? 1830 में मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोगों ने एक बार फिर मोनार्की में अपनी आस्था व्यक्त किया, और लोगों का मानना था कि हम मोनार्की को साथ लेकर चलेंगे। मोनार्की को हम लोग एक बार फिर उन लोगों ने रिस्टोर किया, और अगली बार इन लोगों ने लुइस फिलिप्स को, जो फ्रांस की जो बागडोर है, वो लुइस फिलिप्स के हाथों में सौंप दिया। अब आगे देखते हैं कि लुइस फिलिप जो है 1830 से लेकर के लगभग 1848 तक, 1830 से लेकर 1848 तक फ्रांस के सत्ता को कायम रखा, और उसके दौरान कई सारे घटना घटा। अब मैं बताना चाहूंगा। नंबर 1, हार्डशिप, हंगर, पॉवर्टी, रिवोल्ट। हार्डशिप क्या था? उसके दौरान, यानी कि लुइस फिलिप्स के सत्ता में आने के बाद
फ्रांस में पॉपुलेशन बड़े पैमाने पे बढ़ गया था और पॉपुलेशन बढ़ने के बाद सरकार को नौकरी देने के लिए कुछ नहीं बचा था और लोग परेशान महसूस कर रहे थे। सरकार जो है नौकरी नहीं दे क्रिएट कर पा रही थी, नौकरी लोगों को नहीं दे पा रही थी, यानी कि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम था। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या थी। बहुत सारे युवा बेरोजगार बनकर घूम रहे थे और उन्हें ऐसी सत्ता की जरूरत थी जो उन्हें रोजगार दे सके। तो पहला प्रॉब्लम बेरोजगारी का था। नंबर 2, शॉर्टेज। शॉर्टेज ऑफ फूड। बड़े पैमाने पे जब पॉपुलेशन बढ़ गया तो सरकार जो है मार्केट में जो फूड है वो सप्लाई करने में असफल साबित हो रही थी और मार्केट में जो फूड था उसकी कमी हो गया था और उसका जो प्राइस है वो हाई हो गया था। मार्केट में सामान का प्राइस जो है बहुत हाई हो गया था और लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। नंबर 3, ब्रिटेन से सामान को इंपोर्ट किया जाता था फ्रांस के अंतर्गत, जो मशीन से बना करके आता था ब्रिटेन से, वो सामान जो वहाँ के खुदरा जो दुकानदार थे उस सामान का मुकाबला नहीं कर पाते थे, क्योंकि मशीन से बना हुआ सामान सस्ता मिलता था और हाथों से बनाया हुआ सामान महंगा मिलता था। तो बहुत सारे दुकानदार ये मशीन से बनाए हुए प्रोडक्शन से बिल्कुल ही खुश नहीं थे और उनका धंधा जो है चौपट हो रहा था। इसके चलते लोग यूनाइट हुए और यूनाइट होने के बाद एक बार फिर फ्रांस के अंतर्गत रेवोल्यूशन होता है, जनता यूनाइट होती है और यूनाइट होने के बाद जो राजा का जो महल है उसके सामने का जो बैरिकेड है उसको तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद हालात इतनी खराब बन जाती है कि लुइस फिलिप को अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ता है और फ्रांस उसके बाद 1848 में फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है। फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फ्रांस में रिपब्लिक जब बन जाता है तो फिर ये नेशन स्टेट कैसे बनता है और कौन कौन से ऐसे जो एलिमेंट है, कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो फ्रांस एक्सेप्ट करता है और फ्रांस जो है डिक्लेयर करता है कि फ्रांस एक नेशन स्टेट है। तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। 1848 में नेशन स्टेट, फ्रांस नेशन स्टेट बन जाता है और पहला जो वो डिक्लेरेशन करता है यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी बोलते हैं, जिसमें 21 साल के जितने भी मेल थे सबको वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो गया। नंबर वन जो चीज किया गया। नंबर 2, इक्वालिटी बिफोर लॉ। एक कानून बनाया गया और कहा गया कि अलग अलग कानून नहीं रहेगा, सबके लिए एक कानून रहेगा। कॉमन लॉ को एडॉप्ट किया गया और यह कहा गया कि एक कानून के अंतर्गत सबको मानना पड़ेगा और जो भी अगर इसको डिसओबे करेगा उसे पनिश दिया जाएगा। तो इक्वल सबको किया गया कानून के नजरों में। नंबर 3, जो रॉयल फ्लैग था उसको उन लोगों ने रिप्लेस कर दिया और रॉयल फ्लैग की जगह ट्राई कलर फ्लैग को अपनाया। ये जो ट्राई कलर फ्लैग है ये फ्रांस की एक पहचान बनकर उभरा।
नंबर 5, एबोलिश इंटरनल कस्टम। इंटरनल कस्टम यानी कि जो इंटरनल कस्टम था, यानी कि जो रीति रिवाज था, जो बहुत सारे लोगों का रीति रिवाज अलग होता है। जैसे हिंदुस्तान में मुस्लिम धर्म का कल्चर अलग है, हिंदू धर्म का अलग है, ईसाई का अलग है। वहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम था। उन सारे अलग अलग विभिन्नताओं को फ्रांस के लोगों ने खत्म कर दिया, और खत्म करने के बाद उन लोगों ने एक कॉमन कस्टम बनाया। कॉमन कस्टम बनाया कि आपका इंटरनल जो कस्टम है ये नहीं मान्य होगा। ये कॉमन कस्टम सबके ऊपर अप्लाई होगा, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज को बोलता हो, किसी भी कल्चर को बिलोंग करता है। तो ये कॉमन कस्टम को लाया गया। नंबर 6 पेरिस लैंग्वेज। पेरिस लैंग्वेज को कॉमन बनाया गया। कई सारे मल्टीनेशनल कंट्री में कई सारे लैंग्वेज को एडॉप्ट किया गया है, लेकिन वहां पे नहीं, पेरिस लैंग्वेज को कॉमन बनाया गया और कहा गया कि इसी लैंग्वेज में सबको पढ़ना है, इसी लैंग्वेज को सबको बोलना है, इसी लैंग्वेज में आपको आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से इन तमाम चीज़ों को अपना करके फ्रांस जो है नेशन स्टेट बना। अब जो लास्ट में आपको 1 मिनट मैं मिस्ट्री बताऊंगा। अब मिस्ट्री ये है कि 1848 में 1848 में जब फ्रांस रिपब्लिक बना, तो उस समय नेपोलियन बोनापार्ट एक बार फिर आ जाता है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट की वापसी हुई है क्या? क्योंकि 1848 में जो प्रेसिडेंट है वो नेपोलियन बोनापार्ट बना, लेकिन वो नेपोलियन बोनापार्ट नहीं जो 1815 में डेफीट हुआ था। नहीं, वो तो 1821 में मर गया था। ये नेपोलियन बोनापार्ट, ये लुइस है, लुइस नेपोलियन बोनापार्ट है जो वहां का प्रेसिडेंट बना, फर्स्ट प्रेसिडेंट बना। कहां का? फ्रांस का, सेकेंड टाइम रिपब्लिक बनने के बाद। और ये इसका छोटा भाई था, यंगर ब्रदर था। और ये हो गया आपका पहला मिस्ट्री। और दूसरा मिस्ट्री मैं ये बताना चाहूंगा कि 1848 के बाद, 1848 के बाद फ्रांस में 5 बार ऐसे मौके आए हैं फ्रांस में 1899 के बाद, 1789 के बाद, और अभी तक 5 ऐसे मौके आए हैं जब वहां पे मोनार्की आया है और फिर डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय हुआ है, फिर मोनार्की आया है, फिर डिस्ट्रॉय हुआ है। तो कब कब आया हुआ है मैं बता देना चाहता हूं। 1792 में रिपब्लिक बना फ्रांस पहली बार। दूसरी बार 1848 में बना। तीसरी बार 1817 में बना। चौथी बार 1940 में बना। और पांचवी बार 1958 में बना, और अभी भी रिपब्लिक फ्रांस के अंतर्गत चल रहा है। तो ये जो है मिस्ट्री है। 5 टाइम जो है रिपब्लिक फ्रांस के अंदर रहा है। तो ये जो है मैं आपको बताया। मुझे उम्मीद करता हूं कि ये आपको ये जो है वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको दूसरा वीडियो किस टॉपिक पे आप चाहते हैं। तब तक के लिए रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।